बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है सेल बायोलॉजी या दी सेल। सेल जो है उसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है सेल बायोलॉजी की डेफिनेशन। सेल बायोलॉजी इज़ दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल. Cells are actually the building blocks of the body of a living organism. जैसे एक घर के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो ब्रिक्स होती हैं, ईंटों से मिलके पूरा घर बनता है, इसी तरह जो एक जानदार होता है वो सेल से मिलके बनता है, लिहाजा सेल्स को हम लोग बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहते हैं। और वो ब्रांच बायोलॉजी की जिसमें हम लोग सेल्स को स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं सेल बायोलॉजी। इट इज़ आल्सो नोन एज साइटोलॉजी, इसे साइटोलॉजी भी कहा जाता है। ये एफएससी के लेवल तक है, और लेकिन जब हम हायर क्लासेस में जाते हैं तो अगर सेल को हम स्टडी कर रहे हैं नॉन डिवाइडिंग फेज़ में तो उसे हम कहते हैं सेल बायोलॉजी, और अगर हम सेल को स्टडी कर रहे हैं डिवाइडिंग फेज़ में तो उस वक़्त उसे हम साइटोलॉजी में स्टडी करते हैं। लेकिन एफएससी में इंटर लेवल पे सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी दोनों एक ही चीज़ें हैं। अब इस सेल बायोलॉजी में हम लोग सेल स्टडी कर रहे हैं। सेल की डेफिनेशन नीचे दी हुई है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड एज सेल। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो है लाइफ का वो क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। अगर हम सेल की डेफिनेशन देखें तो इसमें बुनियादी तौर पे तीन चीज़ें जो हैं वो पॉइंट आउट की गई हैं। तो जो तीन चीज़ें पॉइंट आउट की गई हैं उनमें सबसे पहले स्ट्रक्चर है, दूसरे नंबर पे फंक्शन है, और तीसरे नंबर पे यूनिट ऑफ लाइफ है। इन तीनों वर्ड्स के पीछे एक बैकग्राउंड है। जैसा सेल का स्ट्रक्चर होता है, फिज़िकल स्ट्रक्चर, वैसे तो सेल्स जो हैं उनकी अंदरूनी साख्त जो है वो एक दूसरे से बिल्कुल मिलती होती है, अंदरूनी चीज़ें एक जैसी होती हैं, लेकिन जो ज़ाहरी शक्ल सूरत है सेल की, जो शेप है सेल की, वो एक दूसरे से डिफरेंट होती है। तो जैसी सेल की शेप होती है वैसा ही सेल काम कर रहा होता है, वैसा ही फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। मिसाल के तौर पे न्यूरॉन्स लंबे लंबे होते हैं तो उनका काम होता है एक जगह से दूसरी जगह मैसेज कन्वे करना। इसी तरह लीवर सेल्स हैं, हेपेटोसाइट्स हैं, तो उनका वो उनमें पानी बहुत ज़्यादा होता है। वो एक गुब्बारे में अगर पानी भरा जाए तो जैसा उसका टेक्सचर होता है वैसा टेक्सचर होता है उन सेल्स का, तो उनमें पानी ज़्यादा होता है, तो उनका जो शेप और स्ट्रक्चर है वो बता रहा होता है कि ये इनमें मेटाबॉलिज्म जो है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अदर सेल। तो पता चला जैसा सेल का स्ट्रक्चर होता है वैसा ही वो फंक्शन परफॉर्म करता है, जैसी सेल की शेप होती है वैसा ही वो फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। यूनिट ऑफ लाइफ, यूनिट ऑफ लाइफ से क्या मुराद है? सेल के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी सब सेलुलर पार्ट्स हैं। वो जो सारे सब सेलुलर पार्ट्स हैं वो एक दूसरे के साथ एक जगह पे इकट्ठे हैं, तो वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं, जिससे वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी की वजह से सेल एक ज़िंदा चीज़ कंसिडर की जा रही है, अलाइव चीज़ कंसिडर की जा रही है। अगर वो सारी चीज़ें एक दूसरे से लैदा हो जाएंगी, यानी सेल के कंपोनेंट्स को एक दूसरे से लैदा कर दिया जाए, तो देयर विल बी नो लाइफ। उसमें कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, कोई लाइफ की इंडिकेशन नहीं होगी। इस वजह से जब तक सेल के तमाम अज्जा एक जगह पे रहते हैं तो उसमें जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं वो एक्टिव रहती हैं, तो हम कहते हैं कि एक ज़िंदा चीज़ है। तो इस वजह से सेल जो है उसे यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। अगर इससे नीचे चले जाएं ऑर्गेनाइज के लेवल पे तो देयर विल बी नो लाइफ। सो दैट्स वाई सेल इज़ नोन एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये मैंने तीनों चीज़ें आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी। डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी है, लेकिन बच्चे इसको याद तो कर लेते हैं आसानी से, लेकिन उन्हें ये बात पता नहीं चलती कि ये एक्चुअली ये जो तीन चीज़ें हैं इन्हें किस तरह हमें समझना है। तो सेल जो है वो पता चला कि बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं बॉडी के, लेकिन ये हमें पता कैसे चला? इसकी एक बैकग्राउंड हिस्ट्री है, उसमें डिफरेंट साइंटिस्ट जो है उनकी कंट्रीब्यूशन है और उनका एक बहुत ज़्यादा रिसर्च वर्क है। लेकिन यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट जो हैं वो थोड़े से डिस्कस किए हुए हैं इंटर के पार्ट 1 के कोर्स में, और वो जो साइंटिस्ट हैं वो बुनियादी तौर पे उनका जो उन्होंने फाइनल स्टेटमेंट्स दी थी अपनी रिसर्च के बाद, वो यहाँ पे हम लोगों ने याद करनी है, और इसे कहते हैं हिस्ट्री।
इस हिस्ट्री में से आपको MCQs भी आएंगे और शॉर्ट क्वेश्चंस भी आएंगे जो आप लोगों ने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। ख़ास तौर पे इसमें जो साइंटिस्ट के नाम, उनका वर्किंग ईयर और उनकी जो आगे कंट्रीब्यूशन है, ये आपने सेपरेटली मेमोराइज़ करनी है। तो सबसे पहला साइंटिस्ट है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक का ईयर ऑफ वर्किंग है 1665। 1665 में इसने काम किया। इसने क्या काम किया? इसने सबसे पहले एक माइक्रोस्कोप बनाई। ही यूज़ अ सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप फॉर हिज ऑन वर्क। अपने रिसर्च पर्पज़ के लिए इसने अपनी बनाई हुई माइक्रोस्कोप को यूज़ किया। इसने माइक्रोस्कोप में क्या देखा? जो प्लांट होता है, प्लांट में एक टिश्यू होता है कॉर्क कैम्बियम। अगर प्लांट के तने को देखें तो उसमें बहुत सारे टिश्यूज़ होते हैं, उनमें से एक टिश्यू होता है कॉर्क कैम्बियम। तो कॉर्क कैम्बियम की बारीक सी एक लेयर इसने काटी, जिसे हम क्रॉस सेक्शन कहते हैं। क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉर्क कैम्बियम को अपनी बनाई हुई माइक्रोस्कोप के नीचे जब इसने देखा तो इसे क्या नज़र आया? हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, जैसे शहद की मक्खियों का छत्ता होता है जिसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स या चैम्बर होते हैं, वो इसे नज़र आए। तो इसने कहा कि ये सारा जो टिश्यू है ये तो छोटे छोटे चैम्बर से मिलकर बना हुआ। उन चैम्बर्स को, उन कंपार्टमेंट्स को, उन खानों को इसने नाम दिया सेल का। और इसने कहा कि सेल इज़ एन एम्प्टी स्पेस। सेल एक खाली जगह है सराउंडेड बाय थिक वॉल्स, जिसके गिर्द मोटी दीवारें हैं। लेकिन बाद में हमें पता चला, बाद की हिस्ट्री हम देखेंगे कि इसने असल में डेड जो प्लांट था उसको इसने एनालाइज किया। इस वजह से इसे ये सेल इस तरह के नज़र आए कि वो अंदर से खाली थे और उनके गिर्द मोटी दीवारें थीं। तो इसने सेल को इस तरह से डिफ़ाइन किया। इसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट जो है वो डिस्कस किया हुआ लॉरेंस ऑकन। लॉरेंस ऑकन जो है इसने 1805 में अपनी रिसर्च की और इसने अपनी रिसर्च के एंड पे एक स्टेटमेंट दी कि तमाम जानदार जो हैं वो छोटी छोटी थैलियों से मिलके बने हुए हैं और वो थैलियाँ जो हैं वो वही सेल्स हैं जिनका जिक्र रॉबर्ट हुक ने किया था। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ सेल और वेसिकल्स। इसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट है जीन्स बैप्टिस्ट डी लामार्क। इसने जीन्स बैप्टिस्ट डी लामार्क ने 1809 में अपनी रिसर्च की और इसने भी आलमोस्ट वही स्टेटमेंट दी जो लॉरेंस ऑकन ने दी थी, लेकिन उसकी वर्डिंग इसने खुद से चूज़ की कि नो बॉडी कैन हैव लाइफ। कोई चीज़ उस वक्त तक ज़िंदा नहीं हो सकती इफ़ इट इज़ नॉट कंसिस्ट ऑफ सेल और सेल प्रोडक्ट्स। यहाँ वो सेल या सेल के टिश्यूज़ से ना बनी हो तब तक कोई चीज़ जो है वो ज़िंदा चीज़ कंसिडर नहीं होगी। यानी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट कंसिस्ट ऑफ सेल्स। फिर कुछ अरसे के बाद 1831 में रॉबर्ट ब्राउन एक साइंटिस्ट था जिसने रॉबर्ट हुक की जो थ्योरी थी उसको डिसक्वालीफाई किया। रॉबर्ट हुक की थ्योरी क्या थी? सेल इज एन एम्प्टी स्पेस सराउंडेड बाय थिक वॉल। लेकिन रॉबर्ट ब्राउन ने अपनी रिसर्च में कहा सेल इज़ नॉट एन एम्प्टी स्पेस। सेल खाली जगह नहीं है। सेल हैज़ अ न्यूक्लियस इन द सेंटर। सेल के बिल्कुल सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है। इसके बाद दो बहुत मशहूर साइंटिस्ट हैं फेमस, मैथियस शील्डन और थियोडर शिवान। इन्हें शील्डन और शिवान के नाम से याद किया जाता है। एक बॉटनिस्ट था, एक जो था वो जोलॉजिस्ट था। बॉटनिस्ट प्लांट्स को स्टडी करते हैं, जोलॉजिस्ट एनिमल को स्टडी करते हैं। तो जो उसने शील्डन ने कहा कि तमाम जो हैं प्लांट्स हैं वो सेल से मिलके बने हुए हैं। शिवान ने कहा तमाम जानवर जो हैं, एनिमल्स जो हैं, वो भी सेल से मिलके बने हुए हैं। तो दोनों ने इकट्ठे मिलके जर्नी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी जो फाइंडिंग्स थी उनको जो है वो मंजर आम पे लाए और इन्होंने तीन बातें कही कि तमाम जानवर और तमाम पौधे सेल से मिलके बने। ऑल प्लांट्स एंड ऑल एनिमल्स कंसिस्ट ऑफ सेल्स। उसके बाद इन्होंने कहा सेल हैज़ 3 कंपोनेंट्स। सेल के 3 बुनियादी अज्जा हैं। देयर इज़ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सबसे बाहर एक झिल्ली होती है सेल के। एंड देयर इज़ अ लिक्विड इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उस झिल्ली के अंदर एक लिक्विड मादा भरा होता है और उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। एंड देयर इज़ अ न्यूक्लियस इन द सेंटर ऑफ द साइटोप्लाज्म, और उस साइटोप्लाज्म के सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है। ये 3 पॉइंट उन्होंने बताए और ये दोनों जो हैं दे आर कंसिडर्ड टू बी द फाउंडर्स ऑफ सेल थ्योरी। यहाँ से सेल थ्योरी का आगाज़ हुआ और इन्हें हम लोग सेल थ्योरी के फाउंडर्स कंसिडर करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद सेल थ्योरी की इब्तदा शुरू हुई
तो नेक्स्ट साइंटिस्ट है रुडोल्फ विर्चो। अगर हम 8th क्लास की साइंस की बुक देखें तो वहाँ पे भी रुडोल्फ विर्चो का जिक्र है, लेकिन बच्चे आजकल प्री 9th पढ़ते हैं तो ज़्यादा बच्चे रुडोल्फ विर्चो के नाम से वाकिफ़ नहीं हैं, क्योंकि उसका जिक्र 8th की साइंस में था जब मैं पढ़ता था। तो रुडोल्फ विर्चो जो था, इसने ए बायोजेनेसिस के कॉन्सेप्ट को डिस्क्वालीफाई किया था। ए बायोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट ये था कि जो जानदार चीज़ें हैं वो यकदम बेजान चीज़ों से पैदा हो जाती हैं, जैसे कि कचरे से चूहे पैदा हो जाते हैं और बारिश के पानी के कतरों से छोटे छोटे मेंढक पैदा हो जाते हैं। इस तरह की थ्योरीज थी ए बायोजेनेसिस की। लेकिन रुडोल्फ विर्चो ने कहा कि जो जानदार चीज़ें हैं वो हमेशा पहले से मौजूद जानदारों से ही पैदा होती हैं। तो इसने अपनी लैंग्वेज में उसे कहा ओमनी सेलुला ई सेलुला, यानी जो नए सेल्स हैं वो हमेशा पहले से मौजूद सेल से ही पैदा होते हैं। और ये स्टेटमेंट इसने अपनी रिसर्च के बाद 1855 में दी। इसके बाद नेक्स्ट जो साइंटिस्ट हैं वो 2 साइंटिस्ट हैं बड़े फेमस। एक बड़ा फेमस साइंटिस्ट है लुई पास्चर। लुई पास्चर जो था वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट था, और इसकी भी एक डिटेल है, एक हिस्ट्री है जर्नी में वर्ल्ड वॉर के दौरान किस तरह से जो उनका अल्कोहल का बिज़नेस था, जो हार्ड ड्रिंक का बिज़नेस था, वो किस तरह से फ्लॉप हुआ और किस तरह से फिर लुई पास्चर ने उनको तरीका बताया कि आप किस तरह से अपनी शराब खट्टी होने से बचा सकते हैं। एक हिस्ट्री है पूरी। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म यानी बैक्टीरिया और फंजाई वगैरह पे काम करता था। तो इसने भी कहा कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म हैं वो पहले से मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज़म से पैदा होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स बैक्टीरिया जो हैं दे आर आल्सो कंसिस्ट ऑफ सेल्स। बैक्टीरिया सेल से बने होते हैं। एक बैक्टीरियल सेल एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, एक सेल पर मुश्तमिल जानदार होता है। तो इसने कहा कि जो नए बैक्टीरिया हैं वो पहले से मौजूद बैक्टीरिया से बनते हैं, खुद ब खुद पैदा नहीं हो जाते। तो इसने भी इस तरह अपनी एक जो कंट्रीब्यूशन थी वो जो है वो सेल थ्योरी में दी। इसी तरह नेक्स्ट साइंटिस्ट है अगस्ट वाइजमैन। अगस्ट वाइजमैन जो था, इसने अपनी काफ़ी डिटेल्ड रिसर्च के बाद कुछ रिजल्ट्स दिए जो बड़े इंपॉर्टेंट थे। इसने कहा कि तमाम जानदारों के तमाम सेल्स की बुनियादी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो एक जैसी हैं। मैं देखता हूँ कि सारे सेल्स में न्यूक्लियस है, सब में गोल्जी बॉडीज़ हैं, सब में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यानी जो बुनियादी चीज़ें हैं तमाम जानदारों के तमाम सेल्स की वो सेम है, जिससे पता चलता है कि तमाम जानदारों के तमाम सेल्स का जो ओरिजिन है, जहाँ से ये बने हैं, वो कोई एक है, कॉमन ओरिजिन है, कॉमन इंसेस्ट्री है सेल्स की। लेकिन सेल एक ऐसी चीज़ है, इट हैज़ वर्सटैलिटी इन फंक्शन, यानी इसमें डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर एज़ पर नीड, ज़रूरत के मुताबिक फंक्शन परफॉर्म करने की एबिलिटी पैदा हो जाती है, जो कि एक जो है वो बड़ी हैरत अंगेज़ बात है। तो इसने कुछ ये चीज़ें हमारे सामने रखी कि जो सेल्स हैं उनकी को कॉमन इंसेस्ट्री है। तो ये थी हिस्ट्री सेल की, कि सेल जो है वो किस तरह से डिस्कवर किया गया और किस तरह सेल्स की डिटेल्स जो है वो मालूम की गई। इसमें बहुत सारी डिटेल्ड हिस्ट्री है, लेकिन आपके कोर्स में इतनी ही हिस्ट्री जो है वो डिस्कस की हुई। इसे आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना। नेक्स्ट हम देखेंगे छोटा सा टॉपिक जो है उसे हम सेल थ्योरी कहते हैं। अगले लेक्चर में सेल थ्योरी देखते हैं जी।